You know, I wonder how it feels to be the focus of so much international attention, obviously attention in India, but people are looking at you and thinking, wow, this is the way to win politically. How do you feel now about your movement after the education minister resigned, the government conceded quite a lot of the points that your movement was demanding? ये क्लिप कल रात की है। लंदन का स्टूडियो, न्यू दिल्ली का गेस्ट, दुनिया का सबसे प्रेस्टिजियस इंटरव्यू स्लॉट। इस आदमी के बारे में हम अपने चैनल पर आपको कई वीडियोस दिखा चुके हैं, तो आज हम इस आदमी की बात नहीं करेंगे। तो किसकी करेंगे? उस विदेशी पत्रकार की जिसके हाथ में माइक्रोफोन है और जिसको रजीम चेंज एजेंट्स को एम्पलीफाई करने में महारत हासिल है। तो चलिए शुरू करते हैं इंडिया अंडर अटैक का एपिसोड 1, द माइक्रोफोन। नमस्कार, मैं श्रेया और मैं हिमांशी। ये है द पैम्फलेट की नई सीरीज इंडिया अंडर अटैक। बॉस्टन फाइल में हमने दिखाया था कि एक 72 घंटे में बनी पार्टी के पीछे 50 साल पुरानी स्क्रिप्ट है। डॉक्ट्रिन बॉस्टन से, ट्रेनिंग बेलग्रेड से, स्टेज ओस्लो में, लेबल न्यूयॉर्क से और चेक एक इंडियन एड्रेस पर। आपके व्यूज़ और आपके सवालों ने देखिए ये सीरीज शुरू करवाई, क्योंकि कमेंट्स में सबसे बड़ा सवाल यही था, बाकी खिलाड़ी कौन है। तो हर एपिसोड में एक नोट खुलेगी, एक संस्था, एक पैटर्न या एक चेहरा। श्रेया फाइलों के पन्ने पलटेगी, एविडेंस रखेगी और मैं वही सवाल पूछूंगी जो आप घर पर बैठे पूछते हो। ये कॉन्स्पिरेसी तो नहीं बन रही, क्योंकि द पैम्फलेट का रूल आप जानते ही हैं। हम सिर्फ वही बोलते हैं जो कागज बोलता है, और जो साबित नहीं होता वो हम खुद बता देते हैं। आज की नोट है क्रिस्टियन अमनपोर। एक मिनट, कल का इंटरव्यू दिब्के का था, तो यार बात दिब्के पर है, उसकी क्यों नहीं बात करेंगे? हम क्यों नहीं करें वो श्रेया? क्योंकि हिमांशी, दिब्के वाली फाइल के पन्ने हम सबके सामने खोल चुके हैं हमारे बॉस्टन फाइल वाले वीडियो में, जहां हमने दिखाया था कि उसका बॉस्टन कनेक्शन उसने खुद कंफर्म किया। हमने डॉक्यूमेंट्स दिखाया, हमने दिखाया कि कैसे उसकी पार्टी के को कन्वीनर तक विदेशी फाउंडेशन का चेक पार्टी बनने से पहले पहुंच चुका था, और सब IRS के पब्लिक रिकॉर्ड से, और कैसे लॉन्च का हर मूव रजीम चेंज की एक एस्टैब्लिश्ड पब्लिश्ड प्लेबुक से मैच करता है। हमने तब सवाल भी छोड़े थे और वो सवाल आज भी जवाब का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बॉस्टन फाइल ने एक चीज सिखाई थी, प्रोडक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो होता है जो प्रोडक्ट को स्टेज देता है। ये स्टेज वाली बात समझाओ। एक मूवमेंट जो इंडिया में चल रही है, जिससे इंडियन व्यूज मिल रहे हैं, उसे लंदन के एक इंटरव्यू की जरूरत ही क्या है? क्योंकि प्लेबुक में ये अगला पेज है, और ये हम नहीं कह रहे, ये प्लेबुक खुद कहती है। जीन शार्प की 198 मेथड्स वाली लिस्ट याद कीजिए। उसमें एक पूरा क्लस्टर है जिसका नाम है कम्युनिकेशंस विद अ वाइडर ऑडियंस। न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टेलीविजन, यानी अपनी कहानी अपने देश की बॉर्डर के पार ले जाना। और शार्प का मैकेनिज्म याद कीजिए, जिसे वो पॉलिटिकल जिजित्सु कहते हैं, जब स्टेट एक नॉन वायलेंट एक्टिविस्ट पर हाथ डालता है तो उस रिप्रेशन की तस्वीर तीसरे लोगों में सिंपैथी बन जाती है, और सबसे कीमती तीसरे लोग होते हैं विदेशी ऑडियंस। बॉस्टन फाइल का वो ड्रम याद है? वो ड्रम इसलिए जीता क्योंकि उसकी गिरफ्तारी की फोटो अगले दिन दुनिया भर के अखबारों में छपी थी। ड्रम बेलग्रेड में था, जीत इंटरनेशनल प्रेस में हुई थी, और स्टेज को बाकायदा करिकुलम बना दिया स्रा पोपोविच और कैनवस ने, जिनसे आप बॉस्टन फाइल में मिल चुके हैं। उनकी ट्रेनिंग का देखिए एक कोर आइडिया है स्ट्रगल को इंटरनेशनलाइज करना, अपने डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट को ग्लोबल कहानी बनाओ, ताकि हमारे देश की सरकार का हर एक्शन एक इंटरनेशनल कॉस्ट कैरी करे। पोपोविच ने अपनी किताब ब्लूप्रिंट फॉर रेवोल्यूशन में इन्हीं टैक्टिक्स को सेलिब्रेट किया है। तो जब एक 3 महीने पुरानी मूवमेंट का फाउंडर इंडिपेंडेंस डे की पूर्व संध्या पर दुनिया के सबसे बड़े इंटरव्यू स्टेज पर बैठा है और फ्रेमिंग होती है, माय ओन कंट्री कॉल्ड मी अ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, तो ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये प्लेबुक का शेड्यूल्ड स्टॉप है। मूवमेंट के लिए ये इंटरव्यू एक एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है, शहादत की कहानी इंटरनेशनल पैकेजिंग में। और इसीलिए आज का सवाल दिब्के नहीं है, दिब्के ने इंटरव्यू क्यों दिया, इसका जवाब प्लेबुक दे देती है। असली सवाल ये है, इस स्टेज का गेटकीपर कौन है? ये स्लॉट दुनिया का सबसे स्कैर्स मीडिया रियल एस्टेट है। यहाँ कौन बैठेगा ये फैसला एक ही एडिटोरियल डेस्क करता है। तो जब प्लेबुक को एक इंटरनेशनल एम्पलीफायर चाहिए था, तो एम्पलीफायर बना कौन? क्रिस्टियन अमनपोर।
रजीम चेंज एजेंट्स की सबसे बड़ी एम्पलीफायर, बोले तो ढोल या लाउड स्पीकर। अब ये देखना ज़रूरी हो जाता है कि इस माइक्रोफोन का सच क्या है और क्यों हम इनको ये बोल रहे हैं। जान लीजिए, दिप्के 3 महीने पुरानी मूवमेंट है। अमनपौर 30 साल पुरानी इंस्टीट्यूशन, और इंस्टीट्यूशन की फाइल हमेशा मोटी होती है। ठीक है, तो आज मैं वो व्यूअर हूँ जो अमन पौर को दुनिया की सबसे बड़ी जर्नलिस्ट मानती है। मुझे कन्विंस करो। बोस्निया 1990s, साराजेवो की सीज ने अमनपौर को स्टार बनाया और उसी दौर में उनके अपने कलीग्स ने उन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो रिपोर्ट नहीं एडवोकेट कर रही हैं। उनका जवाब उनकी अपनी रिकॉर्डेड लाइन है जो वो आज तक रिपीट करती हैं। कुछ सिचुएशंस में न्यूट्रल नहीं रह सकते क्योंकि न्यूट्रल रहना अकम्प्लीस बनना है। इसमें गलत क्या है? जेनोसाइड में दोनों साइड्स को बराबर दिखाना भी तो गलत है। सुनने में नोबल, काम में खतरनाक। मतलब इस डॉक्ट्रीन का मतलब जैसे ही एक साइड को अग्रेसर का लेबल मिला, न्यूट्रलिटी सस्पेंड। अब सिर्फ 3 सवाल बचते हैं। लेबल कौन लगाता है, कब लगाता है, और लेबल के बाद माइक्रोफोन किस तरफ घूमता है। और ये डॉक्ट्रिन सिर्फ थ्योरी नहीं थी। 1994 में एक लाइव ग्लोबल टेलीकास्ट पर उन्होंने प्रेसिडेंट क्लिंटन से पूछा कि बोस्निया पर आपके फ्लिप फ्लॉप्स गलत प्रेसिडेंट सेट नहीं कर रहे। एक जर्नलिस्ट लाइव एक सुपर पावर को इंटरवेंशन की तरफ पुश करती हुई। उसी साल न्यूयॉर्क टाइम्स के प्रोफाइल में उनके एक सीनियर कलीग ने बताया, मार्किल मार्केट का धमाका हुआ। अमनपौर बेलग्रेड में बैठी थी और ऑन एयर कह दिया कि शायद सर्ब्स ने किया। कलीग के शब्द थे। वो ऐसी ऑमनिसेंस अज्यूम कर रही थी जो किसी जर्नलिस्ट के पास नहीं होती। लेकिन बाद में ट्रिब्यूनल ने तो सर्ब्स को ही दोषी ठहराया था ना? हाँ, और ये हम खुद बता रहे हैं क्योंकि हम आधी फाइल नहीं दिखाते। हेग ने मार्केल के लिए बोस्नियन सर्ब कमांडर को कन्विक्ट किया। कंक्लूजन सही निकला, गलत थी प्रोसेस। पहले वर्डिक्ट, फिर एविडेंस, और यही प्रोसेस इस पूरी फाइल का थीम है। 2006 में साराजेवो ने उन्हें ऑनररी सिटीजन बना दिया। मतलब बाल्कन्स की कहानी में अमनपौर ऑब्जर्वर नहीं, कैरेक्टर हैं। अब शहर का नाम सुनिए, बेलग्रेड। बोस्टन फाइल के दर्शक इसे पहचानते हैं। वही बेलग्रेड, ओटपोर और कैनवास वाला। वही, लेकिन कैनवस से पहले 1999 में बेलग्रेड पर नेटो के बॉम्ब गिर रहे थे। 78 दिन ग्राउंड से दुनिया को रिपोर्टिंग कर रही थी क्रिस्टियन अमनपौर, और वॉशिंगटन में स्टेट डिपार्टमेंट के पोडियम से उसी वॉर का रोज का नैरेटिव दे रहे थे चीफ स्पोक्समैन जेम्स रूबिन, मैडेलिन एल्ब्राइट के राइट हैंड। और ये दोनों थे पति पत्नी। शादी 1998 में, कैंपेन से कुछ महीने पहले। रूबिन ने खुद लिखा कि 24 मार्च 1999 को जब बॉम्बिंग शुरू हुई, उनकी पत्नी बेलग्रेड में थी। ये तो सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। किसी ने सवाल नहीं उठाया और डॉक्यूमेंटेड है, और जवाब भी देखो डॉक्यूमेंटेड है। दोनों ने इल्ज़ाम स्ट्रांगली रिजेक्ट किया। दोनों का ये कहना है कि इंटेग्रिटी रिलेशनशिप से पहले साबित थी। हम ये नहीं कहेंगे कि उन्होंने पति के टॉकिंग पॉइंट्स पढ़े, वो साबित नहीं है। हम सिर्फ ये कहते हैं जिस वॉर कवरेज पर दुनिया ने भरोसा किया उसमें रिपोर्टर और गवर्नमेंट स्पोक्समैन एक घर में रहते थे। रेलेवेंट है या नहीं, फैसला आपका। अब इस एपिसोड का असली माल। हमने अमनपौर के तीनों प्लेटफॉर्म्स का ऑडिट किया। CNN का अमनपौर, PBS का अमनपौर एंड कंपनी, और द अमनपौर आर। सवाल 1, 2014 के बाद इंडिया पर माइक्रोफोन किस किस को मिला? और एक बात पहले ही साफ कर दें क्योंकि प्रिसिजन हमारी ब्रांड है। अमनपौर एंड कंपनी में कुछ इंटरव्यूज़ WNET के कॉरेस्पॉन्डेंट्स करते हैं, इसलिए हर रो पर इंटरव्यूअर का नाम भी लिखा है। जो प्लेटफॉर्म की सिलेक्शन है उसे हम प्लेटफॉर्म की कहेंगे, लेकिन जो अमनपौर ने खुद किया उसे उनका। दिसंबर 2019, कश्मीर और आर्टिकल 370, डेक्स्टर फिल्किंस और राना अयूब इंटरव्यू अमनपौर ने खुद किया। फरवरी 2020, ट्रंप के इंडिया विजिट पर बॉबी घोष, अमनपौर। मई 2021, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, फिर अयूब, जर्नलिज्म इज ऑन अ वेंटिलेटर वाली लाइन, अमनपौर। मई 2021, कोविड, बरखा सिस्टमैटिक फेलियर, फ्रेमिंग, श्रीनिवासन। जुलाई 2022, फिर अयूब, टाइटल था वी आर द न्यू एनिमीज ऑफ द स्टेट, श्रीनिवासन। जून 2023, मोदी के स्टेट विजिट पर फिर घोष, गोलोड्रिका।
अक्टूबर 2025 अरुंधति रॉय श्रीनिवासन, मई 2026 बंगाल के बाद राहुल भाटिया, द आइडिया ऑफ इंडिया हैज स्लिप्ड अवे न्यूटन, और अगस्त 2026 दिप के अमन पौर ने खुद। अब दूसरा कॉलम, 12 सालों में इस प्लेटफॉर्म पर कोई बीजेपी स्पोक्स पर्सन एक भी नहीं मिला, कोई प्रो गवर्नमेंट कमेंटेटर अपने सोलो सेगमेंट के साथ एक भी नहीं, सिटिंग मिनिस्टर सिर्फ एक। दिसंबर 2024 में जयशंकर, वो भी दोहा फोरम के 3 फॉरेन मिनिस्टर्स वाले डिप्लोमेसी पैनल में, मिडिल ईस्ट पर, इंडिया की पॉलिटिक्स पर नहीं। लेकिन श्रेया, कोई भी एडिटर ये कहेगा कि हम तो न्यूज़ मेकर्स बुलाते हैं और इंडिया की स्टोरी ही ये है। तो फिर लेजर का टोटल सुनिए। एक प्लेटफॉर्म, 12 साल, एक देश, एक कुर्सी पर सरकार के आलोचक, बार बार नाम बदल बदल कर, दूसरी कुर्सी खाली। हम ये नहीं कह रहे कि ये साजिश है, हम कह रहे हैं कि ये पैटर्न है, और 12 साल के पैटर्न का नाम होता है एडिटोरियल लाइन। द पैटर्न इज क्लियर। अब इसे बॉस्टन फाइल से जोड़िए, उस फिल्म का हिंज याद कीजिए। इस इकोसिस्टम में न्यूट्रलिटी का स्विच एक लेबल से चलता है, पहले लेबल फिर लाइसेंस, और अमन पौर की अपनी डॉक्ट्रीन जो हमने एक्ट 3 में सुनी, इसी स्विच पर चलती है। लेबल लगते ही बैलेंस्ड कवरेज पाप बन जाती है। अपडेट्स देखिए। फरवरी 2026 एचआरएफ का टिरनी ट्रैकर इंडिया को हाइब्रिड अथॉरिटेरियन रिजीम डिक्लेयर करता है। मई 2026 जंतर मंतर पर नई पार्टी। अगस्त 2026 इंडिपेंडेंस डे की पूर्व संध्या, उस पार्टी का फाउंडर दुनिया के सबसे बड़े इंटरव्यू स्टेज पर फ्रेमिंग के साथ, माय ओन कंट्री कॉल्ड मी अ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। So I was very disappointed, very disheartened. More than that, I was heartbroken that the government of my own country was calling me a national security threat. And that is why I chose to come back to my country and to prove that I'm not a national security threat. If anything, I am a patriot and I love my country, just not in the way this government expects me to, but I do love my country. And notice, दीपिका ने इंटरव्यू में क्या कहा? अपने को पेट्रियट दिखाया पूरे जीन शाह फ्रेमिंग के हिसाब से। श्रेया, आजकल दिप के इस वक्त की सबसे वायरल स्टोरी है। उसे ना बुलाना जर्नलिज्म में फेल होना होता है। ये बस न्यूज़ वैल्यू है। और ये वही एक्ट 2 वाला पॉलिटिकल जिजित्सु है। अब पूरे स्टेज के साथ अपने देश में नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कहलाने का दर्द विदेशी कैमरा पर सिंपैथी बन गया एक ही शाम में। अगर ये इंटरव्यू अकेला होता तो ये एपिसोड बनता ही नहीं। लेकिन आपने 12 साल का लेजर देखा है, जब एक प्लेटफॉर्म 12 साल एक ही देश के लिए एक तरफ का माइक्रोफोन रखे और लेबल लगने के 3 महीने बाद होस्ट खुद पर्सनली उस लेबल को वैलिडेट करने वाला सबसे बड़ा इंटरव्यू करे, तो ये इंसिडेंट नहीं, ट्रैजेक्टरी है। हमारा इल्ज़ाम ये नहीं कि अमन पौर किसी की एजेंट हैं, ऐसा सबूत नहीं है और हम ऐसा नहीं कहेंगे। हमारा पॉइंट देखिए 3 डॉक्यूमेंटेड चीज़ों का है, उनकी डॉक्ट्रीन, उनका पैटर्न और उनका टाइमिंग, तीनों एक दिशा में इशारा करते हैं। दिस रेजेस अ डायरेक्ट क्वेश्चन। जो माइक्रोफोन खुद को रेफरी कहता है, वो कब से एक ही टीम की जर्सी पहने हुए है? तो श्रेया, अब तक क्या पता लगा? 3 वेरीफाइड चीजें। एक, डॉक्ट्रीन, उनके अपने शब्दों में जो लेबल के बाद न्यूट्रलिटी को गुनाह कहती है। 2, एक शादी जो उन्हें उसी सरकार के वॉर रूम से जोड़ती थी जिसकी वॉर वो कवर कर रही थी, इल्ज़ाम भी डॉक्यूमेंटेड, इनकार भी। 3, और 12 साल का इंडिया लेजर, एक कुर्सी भरी, एक खाली। हम वर्डिक्ट नहीं दे रहे, हम फाइल दे रहे हैं, फैसला आपका। ये सब देखिए साफ दिखाता है कि क्यों अमन पौर को इंट्रोड्यूस किया गया। ये था इंडिया अंडर अटैक का पहला एपिसोड। आगे फाउंडेशंस, फेलोशिप्स, कॉन्फ्रेंसेस और वो चेहरे जो हर बार कोइंसिडेंस से सही जगह मिल जाते हैं। फॉर्मेट यही रहेगा, फाइल, एविडेंस टीयर्स, आपके सवाल हिमांशी की जुबानी, और आखिर में डिस्कार्डलेस। मकसद गुस्सा दिलाना नहीं है, मकसद वो फाइल देना है जो कोई और नहीं देगा। बॉस्टन फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये सीरीज उसी इमारत की अगली मंजिलें हैं और एनवेलप अभी भी सील्ड है, 6 महीने पर इसी डेस्क पर खुलेगा। तब तक हर क्लिप पर एक सवाल पूछिए, माइक्रोफोन पकड़ा किसने है? दोस्तों, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।